हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 7 के 5 चैप्टर के प्रश्नों को किया था और साथ ही हम क्लास 6 के प्रश्नों को भी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इससे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, यानी तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। कथन के रूप में यह पूछा जा सकता है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न बने हैं आपकी बार काफी सारे। दूसरा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला कह रहा है, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। करेक्ट है आपका। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के क्षेत्र के पास पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ये क्षेत्र क्या होते हैं? गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पे वर्षा होती रहती है। ये सही है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ये भी आपका सही है। चौथा है, इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इस कारण से ये वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। ये विशेषता जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। अगला है, एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार वन में। आगे है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, इसी से प्रश्न बनता है। ठीक है, अगर कौन कौन से पौधे हैं? रोजवुड, आबनूस, महोगनी। आप और ध्यान रखिएगा, फर्न, फर्न में भी आपका क्या है? सदाबहार है। और एक है आपका आर्किड, आर्किड भी क्या है? आपका सदाबहार पौधे हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे है आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पूछा है इसमें। पहला कह रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये क्या होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। दूसरा है, इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम से ही आपका पता चल रहा पर्णपाती। ठीक है,
इनकी पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? आपका साल, सागौन, नीम तथा शीशम। आपकी बार एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी पीआरटी में शायद, कि जो है चंदन किस प्रकार का पौधा है। तो चंदन जो है आपका कैसा पौधा है? तो चंदन आपका ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है। पीआरटी में नहीं, ये आपका जो है 6 to 8 ज्योग्राफी में पूछा गया था। 6 to 8 ज्योग्राफी का प्रश्न है कि चंदन जो है किस प्रकार का वन है? तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा दिया है, ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। तीसरा है, इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये दिया है, कह रहा है ये किस वन की विशेषता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त वर्णन शीतोष्ण सदाबहार वन के संदर्भ में है। इस प्रकार वे वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। यहाँ आपका ओक, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपका आ गया शीतोष्ण पर्णपाती वन। अभी इसके ऊपर हमने पढ़ा क्या? शीतोष्ण सदाबहार, और हम पढ़ रहे हैं आप शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, इसमें आपका दिया है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। दूसरा है, इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। तीसरा है, इस प्रकार के वनों में के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है इसमें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके विशेषता है? तो ये आपका जगह शीतोष्ण पर्णपाती वन की विशेषता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, उपयुक्त तीनों कथन आपके सत्य हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं कौन से? आपका ओक, एस, बीच। ये बार बार मैं कह रहा हूं, इसको जरूर ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिजेंट और मोनाल ये भी आपका यहीं पे पाए जाते हैं। ये आपका डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से उठाया गया है, सारे प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से ही हैं। नेक्स्ट आपका, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन को फलोद्यान कहते हैं, विश्व का फलोद्यान? तो ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय वन को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फलों की पैदावार होती है। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिम भाग में यह पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में यह पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? भूमध्य सागरीय वन है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से आते हैं भूमध्य सागरीय में? अभी हमने पढ़ा था। देखिए भूमध्य सागरीय को ही क्या कहा जाता है? आपका विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। इसमें आपका संतरा आता है, अंजीर आता है, जैतून आता है, अंगूर आता है, फल वाले पौधे आते हैं इसमें। ठीक है, और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आगे आपका शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। शंकुधारी वन के बारे में दिया है। पहला है, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं।
दूसरा, हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा है, शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। चौथा है, शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सही है, यानी शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं, सही है। दूसरा, हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। शंकुधारी वन के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती होते हैं, ये आपका गलत है। चौथा है, शंकुधारी वनों को टैगा भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। टैगा, शंकुधारी वनों को क्या कहा जाता है, टैगा कहा जाता है। ठीक है, शंकुधारी वनों के संदर्भ में आपका तीसरा कथन गलत है, जबकि पहला, दूसरा, चौथा आपका सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये वृक्ष लंबे होते हैं, नरम लकड़ी होती है इनकी, और ये क्या होते हैं, सदाबहार होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 में आपका क्या दिया है, वन दिया है, और सूची 2 में वृक्ष दिए हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहले ही प्रश्न हमने पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन आते हैं, आपका आबनूस, महोगनी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन आता है, तो आपका सागौन, साल, चंदन, ये किसमें आते हैं, उष्णकटिबंधीय वन में आते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ध्यान रखिए, शीतोष्ण सदाबहार नहीं है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, तो इसमें आपका कौन आता है, एस और बीच आते हैं। शंकुधारी वन में कौन आते हैं, आपका चीड़ और देवदार। ठीक है, इसी हिसाब से मिला लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न बनता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अभी इसके पहले हमने वन के बारे में पढ़ा, अब घास के बारे में प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में नहीं, दक्षिण में भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, नहीं छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, ये आपका करेक्ट है। सवाना जो ये कहाँ पे, अफ्रीका में, ये कैसा है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। इसमें पूछा क्या है, इसमें असत्य कथन पूछा है। ठीक है, असत्य पूछा है इसमें, यानी आपका पहला और दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन डी। विशेषता जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकती है, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होती है, ऊंची होती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास में आपका हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका शीतोष्ण। अब आया आपका शीतोष्ण घास। शीतोष्ण घास के स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। आपका दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं तथा यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। उपयुक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई हैं, तो ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में कही गई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, ऊपर दी गई विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। ध्यान रखिए, अभी हमने पढ़ा था टाइगर के बारे में, और ये क्या है आपका टुंड्रा। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि जो है ये बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति हैं। यहाँ केवल आपका काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं।
ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। सावाना दिया है, विल्ड, कंपोस और लानोस। कह रहा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल अभी हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के आसपास ये पाए जाते हैं और लंबे होते हैं, काफी 3 से 4 मीटर क्या होते हैं, इनकी ऊंचाई होती है। तो कह रहा है इसमें उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावाना, ये भी क्या है, उष्णकटिबंधीय है। ये पूछा जाता है, ऐसा दे दिया जाएगा कि उष्णकटिबंधीय कौन सा है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो आपको उसमें चुनना होगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। सावाना आपका कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। कंपोस्ट भी आपका क्या है? उष्णकटिबंधीय है। और लानोस भी क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। अब विल्ड जो है ये आपका शीतोष्ण है। कैसा घास का मैदान है? ये शीतोष्ण घास का मैदान है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सावाना जो है कहाँ पाया जाता है? सावाना ये आपका पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। ब्राजील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट कहाँ? तो ब्राजील में। वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस कहा जाता है। लानोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बीपीएससी टीचर के लिए नहीं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सब में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? शीतोष्ण घास इसमें पूछा है तो आपका पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स, ये सभी क्या है? आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है पंपास आपका कहाँ? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रेरी, प्रेरी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी आपका मध्य एशिया में। और डाउन्स कहाँ पाया जाता? ये ऑस्ट्रेलिया में। और एक ऐसे घास है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, शीतोष्ण कटिबंधीय। लिस्ट जरूर ध्यान रखिएगा सारा। अगला चैप्टर आपका मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम सभी क्लास के सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानव बस्तियों के बारे में यहाँ पे दिया है, वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। करेक्ट है। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थान। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। यह आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी है, ये आपका क्या है? ये जो बस्ती है उसके क्या है? उसके लिए अनुकूल ये आपका दशाएं हैं। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो आपका ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और घने जंगली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रामीण बस्ती क्या होती है? ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में या जंगली क्षेत्रों में घर क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। यही पूछ रहा है, उसका मतलब होता है प्रकीर्ण मतलब जाता है दूर दूर। और ये आपका जो तटीय क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे घर क्या होते हैं? सघन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? भूमिगत निर्माण कौन सा है? तो सबवे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है
पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। जलमार्ग के बारे में पूछा है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। करेक्ट है। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए होता है, ये आपका गलत है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला आपका करेक्ट है, दूसरा आपका गलत है। देखिए, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नौवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग आपका कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका में आपका ग्रेट लेक्स एवं अफ्रीका में आपका नील नदी। इसलिए आपका जो है दूसरा असत्य हो जाएगा। इस दूसरे में क्या दिया था? तो दूसरे में दिया था कि केवल नदियों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें आपका झीलों का भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री एवं महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं और ये मार्ग पत्थरों से जुड़े होते हैं। अगला चैप्टर आपका मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंध एवं उपोष्ण प्रदेश देखते हैं। अभी हमने जो है इसके वन के बारे में पढ़ा, अब हम इसके प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अमेजन नदी बेसिन के बारे में पूछा है। तो अमेजन नदी बेसिन ये कैसा है? ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। करेक्ट है, आपका ये पहला सही है। दूसरा है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी की, ये भी आपका सही है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, 1, 2, 3 आपका तीनों करेक्ट है। अमेजन नदी का अपवाद क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, सदाबहार। नेक्स्ट आपका आर्किड एवं ब्रोमेलाइड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? अभी मैंने बताया था आर्किड क्या है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, वन है। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षावन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षावन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण, वर्षावन मतलब है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी युक्त होती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड उगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये किस प्रकार के हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हैं। ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। अगला है, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षावन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षावन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? तो ऑप्शन सी, यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षावन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। इधर के बड़े अपार्टमेंट होते हैं ये मलोका। ठीक, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदी बेसिन में सूसू नामक डॉल्फिन मछली पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूसू नामक डॉल्फिन मछली। तो ये आपका किसमें पाई जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन पहला और दूसरा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के
अलवणी जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिससे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इसे सूसू कहा जाता है अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। इसे सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी ये किसमें पाए जाते हैं, शुद्ध जल में पाए जाते हैं। ठीक है, रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। अगला प्रश्न है, कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है? सभी को पता होगा, हुगली नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। अब ये चैप्टर आपका शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। पहला आपका प्रेरी कहा जाता है, तो प्रेरी आपका अभी मैंने बताया था, ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में और कैसे घास स्थल है ये, शीतोष्ण घास मैदान है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास को प्रेरी कहा जाता है। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। यहाँ पेड़ कम और घास क्या होती है, अधिक होती है। पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग क्या है, घास स्थल है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्यतः श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण घास के स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रेरी के बारे में पूछा है। ये घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हैं। दूसरा आपका प्रेरी समानता वृक्ष विहीन होते हैं, जहां जल उपलब्ध होता है वहां सरपत यानी विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। तीसरा आपका अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। आई थिंक हाँ, डी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका क्या है, सभी सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, अगर आपको विशेषता पता होगा तो। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। प्रेरी घास के मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरे हैं। उत्तरी अमेरिका में यही है, तो ध्यान रखिएगा। प्रेरी समानता वृक्ष विहीन होते हैं क्योंकि यहाँ पे घास होते हैं। यहाँ जल उपलब्ध होता है, वहां सरपत यानी विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस से इस प्रदेश का महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग विलुप्त हो गए। अब इन्हें संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से, प्रेरी घास के मैदान से पूछा है, तो यानी कौन सी नदी इसमें जो है उत्तरी अमेरिका में बहती है? ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं। तो आपका हो जाएगा मिसिसिपी और सास्केचुआन। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील तो आपका जो है कहाँ बहती है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेरी मैदान का अपवाहन मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियां, जबकि कनाडा के प्रेरी मैदान का अपवाहन सास्केचुआन नदी तथा उसकी सहायक नदियां करती हैं। ये जो आपका सास्केचुआन है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, किस देश की नदी है? तो ये आपका कनाडा, ये ध्यान रखिएगा, कनाडा का है। और ये मिसिसिपी कहाँ का है? तो ये आपका अमेरिका का है, क्योंकि कनाडा भी आपका उत्तरी अमेरिका का भाग है, इसलिए। नेक्स्ट आपका प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। कारण है आपका प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। ये आपका करेक्ट है, दोनों आपका सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण आपका दोनों करेक्ट है। प्रेरी प्रदेश में वैज्ञानिक विधियों एवं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने से उत्तर अमेरिका विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों में से एक है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बता भी चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, शीतोष्ण, तो ये आपका हो जाएगा, इसे विल्ड कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में भी आपका सवाना भी पाया जाता है। तो सवाना कैसा है? तो ये आपका सवाना, ये आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट, वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। वेल्ड क्या है आपका? इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, करेक्ट है। इसके पश्चिम में क्या है आपका? कालाहारी मरुस्थल है। जारे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। जारे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, आपका गलत है। आपका पहला करेक्ट है, केवल आपका पहला सही है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास का स्थल वेल्ड कहते हैं।
तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां इस नदी को सिंचित करती हैं। ठीक है, कौन सी नदी? जायरे एवं जायरे नहीं, कौन सी? ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियां। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लास्ट चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। देखते हैं प्रश्न। मरुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। दूसरा आपका, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। तीसरा आपका, रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव की चपेट में आ सकता है, ऐसे क्षेत्रों को मरुद्यान कहते हैं। चौथा आपका, रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं, मरुद्यान कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका दूसरा करेक्ट है। मरुद्यान की परिभाषा यहाँ पे दिया है, तो आपका दूसरा, रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं? उपजाऊ होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका करेक्ट है। मरुद्यान की ये परिभाषा है। देखिए, जब रेगिस्तान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाता है, यानी गड्ढा बन जाता है। गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, यहाँ से उड़ के सारा चला गया रेत, तो यहाँ पे गड्ढा होता जाएगा, तो यहाँ पे जल, जो भूमिगत जल होता है वो ऊपर आ जाता है, वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका, जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं पश्चिम में जास्कर है। दूसरा आपका, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत एवं दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणियां हैं। तीसरा आपका, लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत एवं दक्षिण में काराकोरम है। चौथा आपका, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां स्थित है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित, किस हिमालय में है ये? बृहद हिमालय, यानी महान हिमालय, जिसे आप हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सभी को पता होगा। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? लद्दाख क्षेत्र से कौन सी नदी बहती है? तो आपका सिंधु नदी बहती है और श्योक नदी बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर और ये बराका तो ये आपका जो है मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु तथा श्वेक प्रमुख नदियां हैं। श्वेक सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानी जैसे कि ग्रैंगरी और ग्रैंगी हिमानी का निर्माण करती हैं ये। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एवं कथन एवं कारण को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन व कारण दिया है। कथन आपका पहला है, भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। अभी हमने पढ़ा लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी आपका करेक्ट है। कारण भी सही है, आपका कथन भी सही है। इसलिए क्या है, देखिए लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए क्या है ये आपका शीत है, शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरपत यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। दूसरा आपका, यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या तो जैन है, ये आपका गलत है। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं, ये आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका करेक्ट है। देखिए लद्दाख क्षेत्र में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यानी यहाँ पे बहुत दूर दूर पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में आपका सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लद्दाख के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम है या तो बौद्ध हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ मठ
कुछ प्रसिद्ध मठ आपका हेमिस मठ, थिक्से मठ, लमायरू मठ। ये पूछा जा सकता है कि हेमिस मठ कहाँ पे है, तो लद्दाख में। गोम्पा तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ के भवन है। गोम्पा क्या है, तो ये तो आपका तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ है। ठीक है। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारों और द्वारों से घिरे ये भवन साधना, पूजा, धार्मिक शिक्षा एवं भिक्षुओं के निवास का स्थान है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमने सारे चैप्टर के प्रश्नों को कवर कर लिया है और इसके आगे के वीडियो में हम अब क्लास 8th के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।